हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्विस्टेड ट्रुथ विद आशी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के केस की ओर। मुंबई सपनों का शहर, जहां रोज हजारों लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। पर 2008 में यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। एक मर्डर जो ना कि सिर्फ एक मैन स्लॉटर था, बल्कि ऐसी ब्रूटैलिटी जिसने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी। एक टीवी एग्जीक्यूटिव, एक एक्ट्रेस और एक पॉसेसिव फियांसे। एक ऐसा लव ट्रायंगल जो सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मौत तक पहुंच गया। सो गाइस, यू आर वॉचिंग द नीरज ग्रोवर मर्डर केस, एक ऐसा क्राइम जो मुंबई के सबसे शॉकिंग केसेस में से एक है। नीरज ग्रोवर एक 26 साल का लड़का जो उत्तर प्रदेश के किशनी नामक एक टाउन से बिलोंग करता था, पर अपने करियर के चलते अब मुंबई शिफ्ट हो चुका था। नीरज सिनर्जी एड लैब्स नाम के एक मुंबई बेस्ड प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। वो ऑलरेडी काफी पॉपुलर शोज कर चुका था, जैसे कि शाहरुख खान होस्टेड क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, और अब वो अपने अगले शो महाभारत की कास्टिंग कर रहा था। नीरज का करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा था। वो अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक कन्नड़ा एक्ट्रेस से, और उसके बाद उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई। मारिया मोनिका सुसाइराज एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी जो ऑलरेडी कुछ कन्नड़ मूवीज में काम कर चुकी थी, और अब बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने नई नई मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी। मारिया एमिल जेरोम मैथ्यू नाम के एक इंडियन नेवल ऑफिसर के साथ इंगेज थी, और 2 महीने बाद उनकी शादी होने वाली थी। एक दिन एक पार्टी में मारिया की मुलाकात होती है नीरज से। मारिया और नीरज काफी देर तक बातचीत करते हैं और एक दूसरे की कंपनी भी एंजॉय करने लगते हैं। मारिया नीरज को बताती है कि वो बॉलीवुड और हिंदी शोज में काम करना चाहती है। अब क्योंकि नीरज एक प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, वो तुरंत मारिया की हेल्प करने का फैसला करता है। नीरज मारिया से कहता है कि वो उसे कुछ शोज के ऑडिशंस दिला सकता है। ये सुनते ही मानो जैसे मारिया की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो कुछ दिनों बाद नीरज के ऑफिस पहुंच जाती है महाभारत के एक रोल के ऑडिशन के लिए। अब क्योंकि मारिया साउथ से थी, रोल के ऑडिशन में उसकी हिंदी में कन्नड़ा एक्सेंट था, जो कि उस रोल के लिए बिल्कुल सही नहीं था। मारिया नीरज को अपने ऑडिशन से तो इम्प्रेस नहीं कर पाई, पर अपने पर्सनालिटी से काफी इम्प्रेस कर चुकी थी। ऑडिशन के बाद मारिया और नीरज अपने फोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और हर रोज अब कॉल्स और चैट्स पर बातें करने लगते हैं। मारिया और नीरज के बीच एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था और दोनों अब बहुत करीब आ चुके थे। मारिया अब नीरज से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी कि अब उसकी जुबान पर सिर्फ नीरज की ही बातें थी। पर यह बात मारिया के मंगेतर एमिल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अब मारिया को लेकर पॉसेसिव हो चुका था, और उसके बार बार पूछने पर मारिया ने एमिल को ये बताया था कि नीरज मारिया की तारीफें करता रहता है और शायद वो मारिया को पसंद भी करने लगा है। मारिया ने एमिल से ये भी कहा कि नीरज भले ही मारिया को पसंद करने लगा हो, पर मारिया नीरज के इस बर्ताव को नजरअंदाज करती है। मारिया ने शायद एमिल से ये बात उसकी अटेंशन पाने के लिए की हो, पर अब मारिया की ये बात सुनकर एमिल का गुस्सा
सिर्फ पॉसेसिवनेस या शक तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग बन चुका था जो सिर्फ जलाने ही नहीं, बर्बाद करने वाली थी। मारिया मुंबई तो शिफ्ट हो चुकी थी, पर अब तक अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ पाई थी। काफ़ी दिनों तक होटल्स में रहने के बाद उसने ये फैसला किया कि अब वो नीरज के ही साथ शिफ्ट हो जाएगी। एक ही घर में रहने से नीरज और मारिया के बीच बात अब दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मानो जैसे मारिया भूल चुकी हो कि उसका एक एमिल नाम का मंगेतर भी है, जो कि कोची में उसका इंतजार कर रहा था। मारिया और नीरज अब डेट करने लगे थे, यहाँ तक कि नीरज मारिया को अपने सबसे करीबी दोस्तों से भी मिलवा चुका था। नीरज, मारिया और नीरज के दोस्त अब अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। नीरज और मारिया के बीच की करीबी अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों बाद मारिया को मुंबई के मलाड एरिया में अपने लिए रेंट पर एक अपार्टमेंट मिल गया। ये अपार्टमेंट धीरज सॉलिडाय अपार्टमेंट्स नाम की एक सोसाइटी में था। मई 2008। नीरज हमेशा की तरह देर शाम अपने दोस्तों से मिलने जाता है। नीरज अपने इन दोस्तों से लगभग हर रोज मिलता था। अपने दोस्तों के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद नीरज को एक मैसेज आता है। ये मैसेज मारिया ने भेजा था। मारिया ने नीरज से कहा था कि उसे अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए नीरज की हेल्प चाहिए। अब नीरज मारिया की हेल्प करने के लिए रात के करीब 11 बजे उसके घर पहुंच जाता है। ये बात नीरज के दोस्तों के लिए एक आम बात थी और वो एक आम रात थी, या एटलीस्ट नीरज को तो यही लग रहा था। लेकिन नीरज नहीं जानता था कि वो रात उसके जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। नीरज एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर होने के नाते मारिया की हेल्प करने मारिया के घर जा पहुंचा। लेकिन उस रात मारिया के फ्लैट में सिर्फ नीरज और मारिया ही अकेले नहीं थे। वहां एक और गेस्ट आने वाला था और उस गेस्ट का नाम था एमिल जेरोम मैथ्यू, मारिया का फियांसे। इससे पहले कि उस काली रात की सुबह हो पाती, मारिया के घर में एक मर्डर हो चुका था। और उस रात की हैवानियत सिर्फ मर्डर तक ही नहीं रुकी, बल्कि उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उस रात करीब 11:30 बजे मारिया को एक कॉल आता है और उसके फोन पर एक नाम फ्लैश होता है, एमिल। मारिया ये कॉल अटेंड करती है और सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी एमिल को मारिया के घर पर एक आदमी की आवाज आती है। एमिल अब गुस्से में मारिया से पूछता है कि वो किसके साथ है, जिसके जवाब में मारिया उसे कहती है कि वो नीरज की आवाज थी और नीरज मारिया की शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा था। नीरज का नाम सुनते ही मानो जैसे एमिल के गुस्से की कोई हद ही ना हो, पर उस सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए मारिया एमिल से कहती है कि नीरज बस डिनर करके अपने घर वापस जाने वाला है, और ये कहकर वो फोन कट कर देती है। एमिल अब गुस्से से पागल हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो तुरंत एयरपोर्ट जाता है और मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। मुंबई पहुंचते ही वो बिना किसी कॉल और बिना किसी वार्निंग मारिया के घर पहुंच जाता है। मारिया, जो अब भी नीरज के ही साथ अपने बेडरूम में सो रही थी, दरवाजे पर जोरों की खटखटाहट सुनकर उठती है और जाकर नींद में ही दरवाजा खोलती है, पर अपने सामने एमिल को देखकर वो चौंक जाती है। मारिया का घबराया हुआ चेहरा एमिल के शक को यकीन में बदल रहा था। एमिल जोर जबरदस्ती से मारिया के घर में घुस जाता है और तुरंत उसके बेडरूम में पहुंच जाता है,
जहां नीरज अब भी मौजूद था। नीरज को अपनी मंगेतर के बेड पर देखकर एमिल जानवर बन जाता है और इससे पहले कि नीरज कुछ समझ पाता, एमिल किचन से चाकू उठाता है और नीरज के चेस्ट पर वार कर देता है। एक बार और फिर बार बार, हर बार पहले से ज्यादा गहरा, ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा जानलेवा। नीरज की बेजान बॉडी खून में लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मारिया कहाँ थी? क्या उसने एमिल को रोकने की कोशिश नहीं की? मारिया शॉक में थी। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया था कि उसका दिमाग ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। पर वो भी शॉक सिर्फ शुरू में थी। मर्डर के बाद अब सबसे बड़ा सवाल था कि लाश का क्या करे। और शायद आपके मन में ये सवाल हो कि मारिया का क्या हुआ? क्या वो बच निकली? क्या उसने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की? या एमिल ने मारिया को भी नहीं छोड़ा? अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। मारिया, जिसके लवर का अभी अभी मर्डर हो चुका था, उसने खुद अपने फियांसे के साथ उसकी लाश छुपाने में मदद की थी। वो खुद जाकर नए बेडशीट्स, नए कर्टन, रूम फ्रेशनर, प्लास्टिक शीट्स के सारे सामान लेकर आई थी, जिससे खून और बाकी सबूत मिटाने में मदद हो। उन दोनों ने नीरज की बॉडी को प्लास्टिक शीट्स में लपेट दिया और एक आरी से उसके बॉडी पार्ट्स के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। एक इंसान जो अभी कुछ घंटों पहले अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, अब एक प्लास्टिक बैग में था। नीरज के मर्डर और अपने घर की सफाई के बाद मारिया ने अपने पड़ोसी से शॉपिंग के बहाने उनकी कार मांगी। फिर एमिल और मारिया ने नीरज की बॉडी के टुकड़ों को उस कार की डिक्की में बंद कर मनोर ले गए और वहां उसके बॉडी के टुकड़ों को जंगल में आग लगा दी। नीरज जब बहुत दिनों तक मिसिंग रहा तो उसके फ्रेंड्स ने और उसकी फैमिली ने नीरज की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई। नीरज के पेरेंट्स ने पुलिस को बताया कि उन्हें नीरज की फीमेल फ्रेंड मारिया पर शक था। पुलिस ने अब मारिया को क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। मारिया ने 10 दिनों तक पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, पर अब उसकी कहानी में गड़बड़ी मिलने लगी थी। पुलिस ने मारिया से पूछा कि वो 7 मई को कहाँ थी, जिस पे मारिया ने कहा कि वो शॉपिंग के लिए दादर गई हुई थी, जबकि पुलिस को उस दिन के मारिया के कॉल्स और टावर लोकेशन से पता चला था कि वो मनोर के आसपास थी। पुलिस ने मारिया के घर की फॉरेंसिक जांच करवाई, जिसके रिजल्ट में उन्हें ब्लड स्टेन्स मिले जिन्हें मिटाने की कोशिश की गई थी। अब जब मारिया के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था तो उसने पुलिस को अपना कन्फेशन दे दिया कि नीरज का मर्डर एमिल ने किया था और मारिया ने घबराकर अपनी जान बचाने के लिए एमिल का साथ दिया था नीरज की बॉडी को डिस्पोज करने में। मारिया का कन्फेशन दोनों एमिल और मारिया को अरेस्ट करने के लिए काफ़ी था। और फिर क्या, जस्टिस वॉज सर्व्ड। दोनों को अपने गुनाहों की सख्त से सख्त सजा मिली। गलत। कोर्ट का मानना था कि ये एक इम्पल्सिव मर्डर था, प्री प्लान नहीं। पर सवाल ये उठता है कि जो इंसान किसी को इतनी बार मार सकता है, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर सकता है और फिर उन्हें आग लगा सकता है, क्या ये सिर्फ एक गुस्से का मोमेंट था? एमिल को होमिसाइड के केस में सिर्फ 10 साल की सजा हुई और मारिया, उसे सबूत मिटाने के जुर्म में सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई, जो कि ट्रायल पीरियड में ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। सोचिए, एक इंसान का मर्डर हो जाता है, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर उसे आग लगा दी जाती है और सजा सब 10 और 3 साल की। क्या यह इंसाफ था?
तो आपको क्या लगता है, क्या जस्टिस हुआ था? क्या एमिल ने सचमुच नीरज का मर्डर प्लान नहीं किया था? क्या मारिया, जिसने एमिल और नीरज दोनों को ही धोखे में रखा था, उसका बच जाना सही था? या फिर इंडियन लीगल सिस्टम फिर एक बार फेल हो गया था? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।